चलिए, आज क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम कोशिका का जो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, 9th क्लास का, उसका एक भाग देख लिए थे। आज हम ट्राई करेंगे कि ये वाले भाग में सारा क्या कर दें, हम सारा चैप्टर को, मतलब एक चैप्टर को जो कोशिका चैप्टर है, सेल चैप्टर, उसको खत्म कर दें। ठीक है, चलो ठीक है। तो उस पिछले जो क्लास था उसमें हम लोग कोशिका के बारे में देख लिए थे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लिए थे। अब हम कोशिका के, क्योंकि बता चुके थे कि उस टाइम हम कोशिका के ऊपर से पढ़ रहे थे, अब हम कोशिका के अंदर डाइव मारेंगे, ठीक है ना, अंदर जाएंगे। समुद्र के ऊपर देख लिया, अब समुद्र के अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। देखो, जस्ट लाइक ये सैंपल हम बना दिए हैं कोशिका, इसमें हम क्या कोशिका जो सेल ऑर्गन है वो बनाते चलेंगे और उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। देखो, सबसे पहले आता है हमारा कोशिका झिल्ली। क्या आता है? कोशिका झिल्ली। देखो, ये कोशिका झिल्ली समझो कि ये बाहर होता है। क्या होता है? ये दिख रहा है, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये बना होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। समझ में आ रही है बात? ये नॉर्मल कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। उसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है कि कोशिका को आकार देना या फिर उसको सुरक्षा या प्रोटेक्ट करना। समझ में आ रहा है? जैसे यहां मारते हैं, ठीक है, यहां मारते हैं तो प्रोटेक्ट करता है ना? नहीं करता। यही ऊपर का जो परत है, इसी क्या बोलते हैं? ये तो स्किन हो गया ना। जब कोशिका में यहां से मान लेते नोच के उखाड़ लिए कुछ चमड़ा और उसको जूम करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि ये स्किन है लेकिन इसके अंदर अगर जूम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली। तो पहला पॉइंट क्या है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना और इसका क्या बनाना? आकार बनाना। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा स्किन है, ठीक है, इसी से तो हमारा आकार बना हुआ है ना। या चमक रहे हैं? क्या चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं? ठीक है, देखो इधर, ठीक है, इसी से आकार बना हुआ है ना। तो चमड़ा निकाल दे तो, हालांकि हड्डी कुछ हद तक करेगा, लेकिन सिर्फ हड्डी ही रहेगा तो ऐसे दिखेंगे थोड़ी ना, कोई फेयर लवली काम करेगा। देखो इधर, तो ये चीज हो गया। उसके बाद आता है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव। क्या आता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव एक अंदर एक द्रव होता है। कोशिका के अंदर एक द्रव होता है। क्या होता है? एक द्रव होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या है? गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के एलिमेंट पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ में से क्या पाया जाएगा? कार्बनिक पदार्थ में से पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा और वसा। समझ में आ रहा है? ये तो गया कार्बनिक। ये द्रव है, द्रव में बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अकार्बनिक में क्या पाया जाएगा? खनिज पाया जाएगा, लवण पाया जाएगा और जल पाया जाएगा। समझ रहे हो? तो हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव देख लिए। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियस यानी केंद्रक के ऊपर। किसके ऊपर? केंद्रक के ऊपर। ध्यान से देखो, जो जंतु होता है, जो पादप कोशिका केंद्रक ऐसा होता है, जस्ट लाइक, देखो ऐसा। जस्ट लाइक ऐसा होता है। ये हो गया जंतु, यानी कि पादप सेल हो गया। क्या हो गया? ये पादप सेल हो गया। लेकिन जो जंतु का सेल होता है वो ऐसे होता है। बहुत इजी है बनाना। ऐसे होता है। तो इस पे हम लोग, क्योंकि कोशिका सारे एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो अलग अलग बनाने की दिक्कत है ना। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल यहाँ बना देते हैं, क्या न्यूक्लियस बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, या फिर इसको लिख देते हैं एन, ठीक है ना, एन लिख देते हैं। तो क्या है? पढ़ रहे हैं केंद्रक, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? न्यूक्लियर। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? जितने भी कोशिकाओं, इसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाएंगे यानी सेल ऑर्गन, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गन पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, जितने भी सेल ऑर्गन पाएंगे उसको कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। बीच में प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, बोलेंगे चल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे उसको, सेंट्रोसोम को उसका विभाजन कर। समझ में आ रहा है ना? तो सबको कंट्रोल कौन करेगा? केंद्रक करेगा। कार्य क्या होता है? जितने भी कोशिकांग होते हैं उसको कंट्रोल करना। अब आते, और ये देखो,
ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। कैसे बना होता है? ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। समझ में आ रहा है? ये सिंगल झिल्ली का नहीं होता, ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव। जैसे इसमें कोशिका द्रव है ना, इसमें भी क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और देखो इसमें डीएनए भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए। ध्यान से समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको, जो न्यूक्लियस है, इसको निकाल के हम बाहर लिया है। समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियस है ना, ये इसको उठा के यहां से बाहर लिए। समझ में आ रहा है? इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर हमको मिलेगा क्या? इसके अंदर जाएंगे तो हमको डीएनए मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म तुमको पता ही है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग अभी 3 सेल ऑर्गन देखे। पहला कौन देखे? कोशिका झिल्ली। दूसरा कौन देखे? कोशिका द्रव। और तीसरा केंद्रक द्रव, केंद्रक देख लिए हैं, फिर केंद्रक द्रव देख लिए और केंद्रक झिल्ली देख लिए। ठीक है, अब हम आगे का देखेंगे। क्या इसको इरेज कर देते हैं जिससे टाइम हमारा बचे, और आगे का ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इससे पहले कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली वगैरह क्या देख लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं इसके बारे में। इसके भीतर का स्थान को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर बोलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो अगर बोलेगा किस में? अगर बोलेगा जंतु में, देखो जंतु में ऐसे पाया जाता है, ऐसे इस तरह का पाया जाता है। समझ में आ रहा है? और पादप में इस तरह का पाया जाता है। समझ आ रहा है? तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं इसमें बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके भीतर के स्थान को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है SER, मतलब स्मूथ। क्या? स्मूथ मतलब चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कार्बोहाइड्रेट तथा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी वसा का क्या करता है? संश्लेषण करता है, यानी वसा का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? जो SER है, यानी कि सॉरी एस है ना, हाँ एस, क्या वसा तुम देखोगे चर्बी जो होता है वो फिसलता है, नहीं फिसलता, चिकना होता है। क्या होता है? चिकना ही होता है ना। ठीक है, तो ACR मतलब क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भाग में बांटते हैं ACR। ठीक है, जो ACR होता है स्मूथ, यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ये कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का संश्लेषण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। दूसरा होता है जो होता है RER, मतलब जिसको बोलते हैं रफ, यानी कि खुरदुरी। क्या? खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका? ये देखो, इसके जो खुरदुरी होता है, इस पे राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे बुंदा बुंदा होता है। क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसके सतह पर जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए खुरदुरा होता है। और वही राइबोसोम किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो 2 चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक है स्मूथ और एक है रफ। स्मूथ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का, यानी कि लिपिड का संश्लेषण करता है, बनाता है। और जो रफ है, यानी कि चिकनी, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उस पे उसके सतह पे होता है, जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सतह पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। हालांकि वो बनाता नहीं है, क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, वो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या? गोल्जी। एक और चीज, अगर बोले खोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज, तो ये पोर्टर और क्लाउड ने किया था। किसने किया था? पोर्टर और क्लाउड ने। ये छूट गया है, पोर्टर प्लस क्लाउड ने किया था। कब किया था? 1945 में किया था। समझ में आ रहा है? और बोले उसके बाद आते हैं किस पे? कब किया था? 1945। अब आते हैं हम लोग गोल्जी की। किस पे? गोल्जी।
ये देखो इसका सिंपल सी बात है, गोल्जी जो होता है नॉर्मली ऐसा बनता है, देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, ऐसा बनता है वो, ठीक है। गोल्जी, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, कब किया था? 1898 में किया था। कब किया था? 1898 में, ठीक है। कब किया था? 1898 में किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। ये पदार्थ का विनिर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, संग्रहण और परिवहन का कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? पदार्थ के विनिर्माण, ठीक है, और संग्रहण और परिवहन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। और देखिए एक और चीज, इसमें दो चीज, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, एक और चीज है, ये नीलहरी शैवाल, ठीक है, जीवाणुओं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों में पाया जाता है, यानी कि इन तीनों में नहीं पाया जाएगा। किसमें? नीलहरी शैवाल में नहीं पाया जाएगा, जीवाणुओं में नहीं पाया जाएगा और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा। इनको छोड़ के जितने भी जीवधारीय हैं सब में क्या होता है? गोल्गी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हम लोग 5 अभी तक सेल ऑर्गन देख चुके हैं, यानी कोशिकांग देख चुके हैं, और आगे देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन सा है। चलिए अभी तक हम लोगों ने बाकी सारे जो कोशिकांग थे वो देख चुके हैं, अब हम लोग आगे का कोशिकांग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक है क्या? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ध्यान से देखिए, लाइसोसोम यहां पे मान लेते हैं, बना देते हैं लाइसोसोम, सिंपल सा। क्या है ये? लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एक थैली जैसा होता है। क्या होता है? एक थैली जैसे, कैसे यहाँ पे फोड़ा दिखता है, चोट लगता है तो फोड़ा हो जाता है गोल सा, ठीक है, होता है ना, तो कैसे थैली टाइप बन जाता है, तो वैसे ही थैली टाइप होता है। इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लेते हैं कि टीचर ही है, आपको होमवर्क बनाने के लिए दे और आप होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पनिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गन है या कोई भी सेल ऑर्गन काम करना अचानक से बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ही पगलाता है, क्या होता है? फट जाता है, हटम फट। तो समझ आ रहा है? कैसे पाकिस्तान वाला के फटता है इंडिया में, वैसे ही जाता है, बीच में बोलता है कि फट, तो हम जन्नत में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। फट जाता है। फटने के बाद होता क्या है कि जितने भी वहां के कोशिकांग होते हैं वो मर जाते हैं। क्या करते हैं? मर जाते हैं। अब वैसे तो समझ लिए, वैसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ आपको चोट लगा। क्या लगा? चोट लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हो कि वो चोट फैलता होगा। क्या होता होगा? फैलता होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते होंगे कि आसपास काला हो जाता होगा। काला हो जाता है ना, कहीं भी चोट लगाता है तो क्या होता है? काला हो जाता है। तो वही जो होता है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। क्या करता है? फट जाता है कि तुमको हम आज बचा लेंगे भाई, कुछ नहीं होने देंगे दोस्त। समझ आ रहा है ना? और ये अपने आप को फाड़ लेता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आसपास की कोशिकाएं क्या डेड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क हो जाता है। क्या होता है? डार्क हो जाता है। समझ आ रहा है? तो लाइसोसोम के अंदर थैली नामक होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। और इसके फटने की प्रवृत्ति के चलते इसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्योंकि कभी भी ये फट सकता है, कभी भी नहीं फट सकता है। चोट वोट लगेगा, चाहे बाकी कोशिकाएं काम करना, कोशिकांग जो कोशिका के अंदर कोशिकांग है वो काम करना बंद कर दिए, तब एक प्रोसेस होता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो हम कहीं कहीं बना रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखो लगभग ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? अल्टमैन। वो क्या किया कि इसका खोज कर दिया। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या नाम था? अल्टमैन। अल्टमैन, ठीक है। कब खोजा था? अल्टमैन। चलो अभी एग्जैक्टली हमको अभी डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग में 1890 में शायद। हाँ, कब खोज किया था? 1890 में किया था। कब किया था? 1890 में। लेकिन ये खोज दिया, अरे थोड़ा सा गजनी का प्रॉब्लम है,
है कि नहीं? अचानक से पढ़ते पढ़ते रहेंगे, क्या था, ऐसे दिमाग में काम करने लगता है। अभी क्या कि प्रेशर है, अभी मेंस का प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं, दरोगा मेंस का, जिसकी वजह से इधर देख रहे हो कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसलिए टाइम लग जा रहा है, इधर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उधर प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो अल्टमैन ने खोज किया, लेकिन उसको समझ ही नहीं है कि इसका नाम क्या रखे। क्या रखे, नाम क्या होता है ना कि माँ बाप पैदा कर देता है, लेकिन दादिया का नाम रखती है, आज से का नाम नेटहा पुटहा, ऐसा होता ना है। ठीक है, तो अल्टमैन खोज कर दिया, उसको पता नहीं चला कि नाम क्या रखे, नाम क्या रखे। तो गया उस टाइम के फेमस दाई के पास। दाई का नाम समझते हो, दाई के पास गया, उसका नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। क्या नाम था? बेंडा नाम था। तो बेंडा ने क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जो खोजा था अल्टमैन 1890 में, उसका नामकरण कौन किया? बेंडा। पैदा कर दिया अल्टमैन, नामकरण कौन कर दिया? बेंडा। समझ आ रहा है? अब देखते हैं इसके आगे के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकाएं के अंदर कोशिका श्वसन का काम करता है। किसका काम करता है? कोशिका के अंदर कोशिकांग के अंदर कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है? कौन करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और इसके बाहरी के जो दीवारें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहर का दीवार होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का दीवार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। समझ आ रहा है? और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण का भी काम करता है। ठीक है, किसके रूप में करता है ऊर्जा निर्माण का काम? एटीपी के रूप में करता है, लगभग 36 एटीपी। कितना एटीपी? 36 एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, दो चीज, कोशिकीय श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवारों क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसमें ऊर्जा निर्माण यानी एटीपी के रूप में होता है, 36 एटीपी के रूप में। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। अब आता है राजधानी यानी कि वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। सिंपल सी बात है, राजधानी बोल लो या फिर रिक्तिकाएं बोल लो या फिर वैक्यूल्स बोल लो। इसका काम क्या होता है? भंडारण करना। क्या करना? भंडारण करना। किस किस चीज का? पानी, खनिज और लवण। किस किस चीज का भंडारण करना? यानी कि अरे भंडारण मतलब होता है ना कि जमा करके रखना। कैसे? आंधी आता है, बगीचा में आम गिरता है, लूटने जाता है, ये भी लूट लेंगे, ये भी लूट लेंगे। समझ आ रहा है? तो भंडारण करके एक जगह रखते हैं। तो इसका काम क्या होता है? भंडारण करना। किसका? पानी का, खनिज का और लवण का। ठीक है, ये पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है और जंतुओं में छोटा पाया जाता है। यानी हम लोग में छोटा पाया जाता है और पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बड़ा पाया जाता है। समझ में आ रहा है? बड़ा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पेड़ पौधों को जैसे पानी वानी ये सब चीजें हैं, वो तो खुद से उनको बनाना पड़ता है ना, भोजन वोजन कुछ भी। हम तो क्या है, मार्केट से सब्जी लेके आए या गर्दा बन गया, लेकिन ये सब तो बना नहीं पाते हैं, तो इनको ज्यादा जरूरत होता है। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि जो पेड़ पौधा जो हम लोग उगाते हैं आसपास, उसमें पानी डाल भी देते हैं, लेकिन इनको तो स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए इनमें बड़ा होता है। क्या? वैक्यूल्स। क्योंकि पानी ज्यादा स्टोर करके रखे, समझ में आ रहा है, खनिज ज्यादा स्टोर करके रखे, लवण ज्यादा स्टोर करके रखे कि जरूरत के टाइम पे यूज कर पाए। हमको तो क्या जरूरत हुआ जाके कल से पानी पी लेंगे, नहीं पी लेंगे। न्यूट्रिएंट की जरूरत हुआ तो कुछ ना कुछ खा लेंगे, फल वल, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं ना है, इसलिए इनके में क्या होता है? बड़ा होता है, हम लोगों में छोटा होता है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। इसके बाद कौन कौन सा कोशिकांग के बारे में पढ़ना है, देखते हैं आगे। चलिए, थोड़ा सा लाइट कट गया है, मैनेज कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे का देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन के बारे में देख चुके हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। ये तो इरेज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जहां तक उसके आगे पढ़ते हैं। अब आता है क्या? तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। कौन सा? सेंट्रोसोम। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में, देखो कोशिका यहाँ पे एक टर्म समझने वाला है। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका को अलग अलग बांटने का बात नहीं कर रहा है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका को बनाने का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बनाने का बात कर रहा है। ठीक है, ये मत सोचना कोशिका विभाजन यानी कि अलग अलग काट के बांट देंगे, नहीं, उसी से क्या बनाएगा? अलग कोशिका बना देगा। कोशिका से कोशिका बनाने का बात कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम किसमें सहायक होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, और जब कोशिका विभाजन यानी कोशिका बनाने में सहायक है, तो उसमें बनाएगा तो आकार भी बनेगा उसका ना, तो इसलिए कोशिका का आकार बनाए रखने में मदद करता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं राइबोसोम। देखो राइबोसोम का जिक्र हम इससे पहले देख चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जब हम लोग पढ़ रहे थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि
चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो हम पढ़े थे कि खुरदरी जो होता है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें बुंदा बुंदा टाइप का, मतलब उसके सतह पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक है, वहां भी देखे थे, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राइबोसोम यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। देखो यहाँ पे एक शब्द मिला है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ध्यान से समझो। अब पूछा कि ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा जान लो। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो अल्प विकसित में पाया जाता है, अल्प विकसित जीवों में पाया, जैसे कि एक कोश के जीव में ज्यादा पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक उसी में आएगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक जैसे हम लोग हो गए, क्या है, विकसित जीव। हम लोग यूकैरियोटिक से बैक्टीरिया क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, अल्प विकसित है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोरोना वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस क्या था, अल्प विकसित था, पूरा तरह से विकसित तो था नहीं, तो वो भी क्या, प्रोकैरियोटिक उसको बोलेंगे, वो प्रोकैरियोटिक में ही आएगा। लेकिन जानवर, पेड़ पौधा, हम सब पूरा तरह से विकसित हैं, समझ में आ रहा, पूर्ण विकसित। तो हम लोग किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब देखो यहाँ पे यह ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, रफ में पाया जाता है। फिर केंद्रक, न्यूक्लियस में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब ध्यान से रखना है, केंद्रक में क्या, राइबोसोम तो बोल रहा है इसमें DNA भी होता है भाई, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और हरित लवक में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत, फिर से एक बार और देखते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यानी कि अल्प विकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, समझ आ रहा है, ये सब में पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक जो पूर्ण विकसित, जैसे हम, पेड़ पौधा, गाय, घोड़ा, सब उस सब में पाया जाएगा। और अलग से रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ देखते हैं किसमें कि क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ वाले पोर्शन में पाया जाता है राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ER में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और हरित लवक में पाया जाएगा। हरित लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, वो पादप कोशिका का पार्ट है लेकिन उसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम जो होता है वो RNA तथा प्रोटीन के संयोग यानी दोनों जब मिलता है तब बनता है। RNA क्या, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, समझ में आ रहा है। DNA के बारे में पढ़ लिए थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA क्या है, RNA का क्या, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जब प्रोटीन मिलेगा तब क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। और ध्यान से, तो वो पहले बता चुके कि प्रोटीन जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये हुआ ना, जैसे RNA है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो DNA भी से पहले हम बता दिए थे क्या, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। अब इसके बाद आएगा जितना कोशिकांग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो के लास्ट अंतिम यानी कि अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। इसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखो गुणसूत्र का जो क्रियात्मक भाग है उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्रों का क्रियात्मक भाग जीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, गुणसूत्र तुम देखा होगा ऐसे बनता है, देखो यहां पे बनाते हैं। अरे तो बिहार का नक्शा बन गया यार, ऐसे होता है। ठीक है, इसे को गुणसूत्र बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, समझ थोड़ा सा, न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको जब खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे तो इसमें से DNA, ऐसे खींचेंगे तो DNA पता चलेगा, DNA। ठीक है, क्या पता चलेगा, DNA के बारे में पता चलेगा। समझ में आ रहा है, इसको और जूम करेंगे, ठीक है, तो हमको पता चलेगा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और जूम करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, गुणसूत्र। फिर जीन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो गुणसूत्रों का जो क्रियात्मक भाग है, जो मेनली रूप से काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना लेके जाता है। जैसे किसी भी इंसान का, जैसे
एक मतलब माता पिता उनका बाल बच्चा होता है तो कुछ ना कुछ चीजें देखो देखना उससे मैच करेगा, चाहे हेयर स्टाइल मैच कर सकता है, आंख का नक्शा, फेस का कलर या फिर कुछ भी देखने में उसके जैसा लग सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसी का बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। कभी कभी देखना कि बोलने का हैबिट भी कभी कभी मैच कर जाता है ना, तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं? अनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है, तो मैच करता है। मनुष्य में लगभग 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 23 जोड़े यानी कि 46 होता है, जो कि जिसमें से 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र जो होता है वो गुणों का निर्धारण करता है कि कौन कौन सा गुण उसमें रहेगा। ठीक है ना, गुण का निर्धारण करता है। समझ में आ रहा है? कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र मनुष्य में? समझ में आ रहा है? 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र जो होता है वो गुण का निर्धारण करता है, और एक जोड़ा यानी कि 2 गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है। जैसे अगर 22 जोड़े गुणसूत्र है, ठीक है, और XY आ गया तो क्या बन जाएगा? पैदा होगा लड़का। अगर 22 जोड़े गुणसूत्र है और XX आ गया तो क्या पैदा होगा? लड़की। समझ में आ रहा है? क्या पैदा होगा? लड़की। ध्यान से इसको समझे, थोड़ा सा पेचीदा है चीज। समझो, गुणसूत्र सिंपल सी बात है। गुणसूत्र एक जो क्रिया वाला भाग, क्रियात्मक भाग, उसको जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। तो कैसा दिखेगा? जैसे माता पिता से कुछ ना कुछ गुण क्या हो जाएगा? बच्चों में जाता ही है ना, उसी को अनुवांशिक बोलते हैं। और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, और संख्या पूछेगा तो 46। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ा यानी कि 44 गुणसूत्र होता है वो कौन कौन सा गुण लेके जाएगा उसका निर्धारण करता है, और एक जोड़ा गुणसूत्र यानी 2 जो गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। अगर कोई इंसान को, जैसे मान लेते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम, अगर 22 जोड़ा गुणसूत्र है और आ गया क्या? एक जोड़ा यानी कि XY आ गया तो किसका? लड़का पैदा हो जाएगा। और 22 जोड़ा गुणसूत्र आया और XX आ गया तो लड़की पैदा होगा। अब दो चीज बच रहा है, मतलब हालांकि एक चीज बच रहा है, प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, लाइट कटा हुआ है, आज बस इतना पढ़े उतना पढ़े, अगले क्लास में हम प्लास्टिड और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सारा चीज देख लेंगे, क्योंकि लाइट कटा है, तुमको भी देखने में मजा नहीं आएगा, हमको भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब मिलते हैं अगले क्लास में। ट्राई करूंगा कि वीडियो जल्दी जल्दी लाऊं। होता क्या है कि अभी तैयारी, तुमको बताएंगे तैयारी चल रहा है, जिससे टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो फिर पता ही क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।